अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 4 पद का सृजन हुआ। पहले यह बंगाल का गवर्नर पद, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आया, फिर भारत का गवर्नर जनरल आया, फिर भारत का वायसराय वाला पद आया। ये जो आपको याद रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर पद है वो कब सृजन हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 से लेके और जब तक द्वैध शासन समाप्त नहीं हुआ तब तक। पहला था क्लाइव, आखिरी था वॉरेन हेस्टिंग। जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद है वह कैसे सृजन हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये वही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत की, और ये पद जो रहा 1833 तक था। 1773 के वॉरेन हेस्टिंग के समय शुरुआत हुआ और आखिरी बना विलियम बेंटिक। उसके बाद कौन बना, भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट से। उसके बाद ये पद कब तक रहा, 1858 के विद्रोह तक। ये कौन बना, विलियम बेंटिक। कब तक, आखिरी कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद कौन बना, भारत का वायसराय। भारत का वायसराय 1858 के एक्ट से बना 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। आखिरी में कौन बना, माउंट बेटन। ठीक है, अब आते हैं बंगाल का जो गवर्नर है वो पद कब से कब तक था, तो बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक था। ठीक है, आपको याद रहे यहाँ पे। ये पहला कौन बनाया, तो रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव क्या है कि 2 बार बंगाल का गवर्नर बन चुका हुआ है। एक तो 1758 से 60 तक, लेकिन मात्र 2 साल के लिए बना था, और ये वही टाइम पीरियड है जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, और फिर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव बना। फिर क्या बना, रॉबर्ट क्लाइव बना। जो रॉबर्ट क्लाइव है वो भी 2 साल के लिए आया, बाद में आया, फिर 2 साल के लिए रहा। मैक्सिमम क्या है, 67 तक रहा। 67 मतलब जो ऐसे याद रखेंगे कि 67 बीपीएससी दे के वो हमेशा के लिए भारत से बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद कौन हुआ, हॉलवेल आया। क्लाइव के बाद कौन आया, हॉलवेल आया। हॉलवेल के समय याद रखेंगे कि ब्लैक जो कालकोटी घटना थी वो हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है वेंसीटाट आया। कौन आया, वेंसीटाट आया। वेंसीटाट के बारे में याद रखना है कि वेंसीटाट का समय पीरियड क्या है, 60 से 64। 60 से 64। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, याद है। इसका टाइम पीरियड कैसे याद रखोगे, 60 से 64। याद रखोगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर क्लाइव का टाइम पीरियड फिर आता है 65 से 67। कैसे याद रखोगे, तो 2 साल के लिए आया। 67 बीपीएससी में बीपीएससी देखे हमेशा के लिए चला गया। फिर वेरलेस्ट आएगा। क्लियर के बाद कौन आएगा, वेरलेस्ट आएगा। याद है ना, लस्ट है कहाँ पे, तो 67 बीपीएससी 69 बीपीएससी तक 2 साल तक। गणेश पूछा था ना ये क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो यही हुआ था। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड उसी समय का है। फिर कार्टियर आया। जब याद है ना, कार्टियर के समय बंगाल में बहुत अकाल पड़ा था, तो इसका टाइम पीरियड ऐसे याद कर सकते हो, 1770। फिर वॉरेन हेस्टिंग आएगा। वॉरेन हेस्टिंग आएगा तो बंगाल के गवर्नर के रूप में 1 ही साल के रह पाएगा, 1772 से लेकर जब से 2000 समाप्त किया, जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आएगा तब तक। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद जो क्लाइव है, क्लाइव के याद रखना है कि क्लाइव क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर है। क्लाइव क्या बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। भारत में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्लाइव का जो कार्यकाल है वो 2 बार आया है। क्लाइव ऐसे ही टाइम पीरियड पूछता है आपका। एक तो पहला कार्यकाल था 1757 से 60 के बीच में, और उस समय मात्र 3 साल तक ही रहा। फिर जो दूसरा कार्यकाल था 65 से लेके 67 के बीच में, उसमें ये 2 साल तक रहा, याद रहेगा। तो क्लाइव का पहला कार्यकाल कब से कब तक था, प्लासी से लेके जब तक उसने अपना साठ दिया भारत का, 60 तक। और दूसरा कार्यकाल क्या था, 2 साल के लिए, याद है ना। 65 में आया इलाहाबाद की संधि करने, और इलाहाबाद की संधि कर 67 बीपीएससी देकर वो हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया भारत का। तो यही टीआरडी में पूछा था कि वो भारत से हमेशा के लिए बाहर कब चल गया था, 67 में। पहली बार कब गया था, तो 60 में। तो ये कार्यकाल जो है क्लाइव का याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा सर। उसके बाद जो है बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में क्या है, द्वैध शासन, डायरकिन बंगाल, डायरकिन बंगाल। ये जो द्वैध शासन इसके ऊपर पढ़ते हैं, तो ये आया था क्लाइव के समय ही आया था।
ऐसे तो द्वैत शासन का जनक कौन था? कार्टियस था। कौन था? लियोनस कार्टियस था। और उसके बाद कौन आया था? क्लाइव आया था, वो भी लागू किया था। ठीक है ना। लगाया कौन था? क्लाइव। हटाया कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन किया इसको। जो द्वैत शासन हुआ इसमें क्या था कि बंगाल में जो विषय है उसको काम का, वो दो चीज़ में बांटा गया, एक दीवानी और एक निजामत। निजामत दीवानी क्या है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो दीवानी है, राजस्व संग्रह का जो दीवानी है, अधिकार है, वो ईआईसी को मिला। ठीक है ना। ये अधिकार किसको मिला? ईआईसी का। निजामत मतलब क्या होता है? प्रशासन चलाना, रक्षा कानून विषय, ये सब जो विषय है, इस सब का जो खर्चा चलाना था, ये बंगाल के नवाब को मिला। और ये जो निजामत के लिए जो है ना, ब्रिटिश सरकार 53 लाख रुपया दिया था नवाब को। ठीक है। इसको जो द्वैत शासन है, इसको हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम लोग को उत्तरदायित्व के केवल इसमें क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन अधिकार कोई चीज़ का नहीं दिया था। तो अधिकार के बिना उत्तरदायित्व था। ये जो दीवानी कार्य लिया कौन? जो द्वैत शासन के अंदर जो दीवानी कार्य लिया ये बंगाल का नवाब, तो उसको वो अपना दीवानी कार्य के लिए राजस्व वसूलने के लिए दो उप दीवान को भी नियुक्त किया। एक तो बंगाल का मोहम्मद रजा खां को, और दूसरा बिहार में आपको सीताजी को नियुक्त किया। बंगाल में राजा खान को, बिहार में सीताजी को, और उड़ीसा में पूछे तो राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। ठीक है। अब यहाँ पर इतना चीज़ हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला द्वैत शासन का कारण। बंगाल में आखिर द्वैत शासन क्यों लगाया गया? तो उत्तरदायित्व से मुक्ति चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति चाहिए था, विद्रोह का जो डर था उससे मुक्ति चाहिए था, लाभ का लालच, ये सब। ठीक है। अब जो है द्वैत शासन का परिणाम क्या है? भारत में द्वैत शासन का परिणाम क्या है? द्वैत शासन का परिणाम क्या है? तो पहला है अराजकता और भ्रष्टाचार। पहला क्या है? अराजकता और भ्रष्टाचार भारत में बहुत फैल गया। दूसरा क्या है? जो कृषि और उद्योग था वो पतन होने लगा। इस द्वैत शासन का परिणाम ऐसा था कि भारत में व्हाइट विद्रोह, श्वेत विद्रोह हुआ था। अभी आपको बताएंगे कि हुआ था। इस द्वैत शासन के परिणाम के कारण भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। इसमें चेचक की बीमारी के कारण 1 करोड़ लोग मर गए। उसके बाद इसी समय क्या हुआ था? इस अकाल के समय ही, द्वैत शासन के समय ही सन्यासी विद्रोह हो गया था, जो 10 नामी नागा लोग कर चुके थे। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि द्वैत शासन के ऊपर बहुत दो कथन आपको याद रखना है। एक तो याद रखा है के एम पनिकर का। के एम पनिकर क्या बोले थे कि ये डाकू राज है, और परसीप सीआर क्या बोले थे कि ये बेशर्म की तरह लूट है द्वैत शासन को। तो सीआर क्या बोला? बेशर्म की तरह लूट द्वैत शासन को। अब आते हैं यहाँ पे सवाल, बंगाल में जो द्वैत शासन है, बंगाल में जो द्वैत शासन है किस वर्ष समाप्त किया गया? तो बंगाल में जो द्वैत शासन है वो समाप्त किया गया था 1772 में। कब समाप्त किया गया? तो 72 बार बोले हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो द्वैत शासन समाप्त हुआ 1772 में। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। आपको वार्न करते हैं कि पहले आया था वॉरेन हेस्टिंग, फिर आया था लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत बंगाल के नवाब के पास कौन सा अधिकार शेष थे? जब द्वैत शासन रखा गया तो उस समय बंगाल के नवाब के पास क्या था? तो उस समय बंगाल के नवाब था केवल निजामत कार्य। क्या था? निजामत कार्य। निजामत कार्य के लिए बंगाल के नवाब को क्या मिला था? निजामत मतलब क्या होता है? प्रशासन, सैन्य, न्याय, ये सब देखना। 53 लाख रुपया मिला। ठीक है। और दीवानी कार्य किसके लिए था? तो दीवानी कार्य था आपको इसके लिए, नवाब के लिए था। ये कंपनी का था। उसके बाद क्या है कि द्वैत शासन के दौरान बंगाल का दीवान, द्वैत शासन के दौरान जो बंगाल का दीवान था, राजस्व संग्रह किसे नियुक्त किया गया था? तो याद है ना, ये बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया गया? तो बंगाल के दीवान नियुक्त किया गया था मोहम्मद राजा खां को, और बिहार में नियुक्त किया गया था सीताब राय को, उड़ीसा में नियुक्त किया गया था किसको? राय दुर्लभ को। ठीक है ना। याद रहे द्वैत शासन में दीवान का कार्य हेतु कंपनी ने कई सारा दीवान को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में नियुक्त किया था। ठीक है। अब आते हैं इधर, बंगाल के द्वैत शासन को खुली और बेशर्म लूट, ओपन एंड सेमलेस प्लंडर किसने बोला? बेशर्म लूट कौन बोलेगा? जो सीआर था। पॉसिबल स्पीयर बोला।
बंगाल में द्वैत शासन के दौरान राजस्व वसूली के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार को किसे उपदिवा नियुक्त किया? तो बिहार में किया था सीता जी को। ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली 1772 को किसने समाप्त किया था? तो विलियम बेंटिक नहीं। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग। समान रूप से द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? तो बताए थे लियोनल कार्टिस को माना जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि द्वैत शासन के तहत नवाब के पास कौन सी शक्तियाँ उत्तरदायी शेष थे? तो द्वैत शासन में नवाब के पास क्या थे? तो केवल दीवानी का निजामत कार्य, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा, फौजदारी न्याय, नागरिक प्रशासन, ये सब वाला काम था। उसके बाद किस इतिहासकार ने द्वैत शासन को डाकू का राज बोला? पर्सिवल स्पीयर तो नहीं बोला था। पर्सिवल स्पीयर बोला था बेशर्म लूट। इसको बोला था के.एम. पनिकर, रॉबर्ट स्टेट। कलकत्ता को पुनः जीतने के बाद, कलकत्ता को क्या किया? पुनः जीतने के बाद जनवरी 1757 में नवाब और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? जब कलकत्ता को पुनः जीत लिया तो 1757 में नवाब और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो नवाब और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी अलीनगर की। देखो, कलकत्ता के पुनः जीतने के बाद जो नवाब और अंग्रेजों के बीच 1757 में कौन सा संधि हुआ? तो अलीनगर संधि हुआ। आपको पता है ना कि ब्लैक होल घटना के बाद कलकत्ता को पुनः जीता और क्लाइव ने और बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला से क्लाइव ने अलीनगर की संधि किया था 1757 में। ठीक है, तो ये सब कहानी याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद ये है अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि हुई था, देखो बिहार ऐसे में पूछा हुआ है, तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला तो अवध का था। उस समय कौन था? प्लासी के समय। तो सिराजुद्दौला हुआ था। ये किस लिए हुआ था ये संधि? तो ये संधि हुआ था अलीनगर की संधि। जो सिराजुद्दौला है वो अंग्रेज को किलाबंदी करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर अंग्रेज को बहुत फुलटाजीप तक भगा दिया था, लेकिन बाद में फिर दोनों में संधि होता है। कब? 1757 में। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1757 में। याद रखेंगे, काल कोठरी घटना अब या फिर प्लासी से पहले। ठीक है ना, प्लासी के युद्ध से पहले। अच्छा, अलीनगर की संधि की शर्त क्या क्या थी? तो अलीनगर की संधि जो हुई थी, सबसे पहले तो याद रखना 9 फरवरी, वैलेंटाइन वीक में हुआ था, 9 फरवरी 1757 में। इस समय एक तरफ राजा था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ था क्लाइव। ठीक है ना, क्लाइव। इसमें क्या था, इसका मुख्य शर्त क्या था? तो इसका मुख्य शर्त था कि जो व्यापारिक अधिकार है, क्या क्या इसमें शामिल था? तो व्यापारिक अधिकार क्या है कि नवाब ने मुगल सम्राट फारूक सुयारदियारा 1757 में दिए गए सभी व्यापारिक अधिकार को फिर से बहाल कर दिया। ठीक है, जो फारूक सुयारदिया था 1717 में व्यापारिक अधिकार, उसको फिर से बहाल कर दिया। और यहाँ पे देखो ये वाला बात इम्पॉर्टेंट है, कर मुक्त व्यापार करने के लिए ये अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अनुमति मिल गया इससे, अलीनगर संधि से। तो कोई दीवानी का अनुमति बाद में मिलेगा, ये टैक्स की अनुमति है। फिर तो किलाबंदी का बात था, बोला कि सिराजुद्दौला जा, आपको किलाबंदी करना है तो किलाबंदी कर ली जाए। फिर मुगलों को फिर क्या हुआ, कंपनी को सिक्के डालने का भी अधिकार मिल गया। ठीक है ना, उसके बाद बेचारे इसको हरजाना भी बढ़ना पड़ा सिराजुद्दौला को। ठीक है, हरजाना भी भरना पड़ा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं काल कोठरी की घटना। क्या है काल कोठरी की घटना? देखो, ब्लैक होल ट्रेजिडी कब हुआ? तो ब्लैक होल ट्रेजिडी हुआ था 1757, अलीनगर की संधि से पहले। जून 20 जून से, सॉरी 1757, 20 जून 1756, 20 जून 1756। तो कब पहले ब्लैक होल ट्रेजिडी होता है, फिर अलीनगर की संधि होता है, फिर प्लासी की युद्ध होता है। तो ये कब हुआ था? 1756, 1756। तो 56 छुरी वाला काम किया कालकोठरी में, 56 छुरी वाला काम किया, याद रहेगा। कालकोठरी की घटना कहाँ घटित हुई? कालकोठरी की घटना घटित हुई थी फोर्ट विलियम में। कहाँ पे? कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम था, तो वहीं पर कालकोठरी की घटना घटित हुई थी। फिर से कालकोठरी की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था?
इसका नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था, ठीक है ना। फिर इस नवाब के द्वारा कितने अंग्रेज कैदियों को एक छोटे सी कमरे में बंद कर दिया गया था? तो 156 में। अब फिर पूछ रहे हैं कि कालकोठरी की 140, कालकोठरी की घटना कब हुआ था? ये टियरी में पूछा हुआ भी है। तो 20 जून में, एकदम गर्मी का समय चल रहा था, जून का महीना, और उस समय 56 चोरी वाला घटना हो गया था 1756 में। इसके ऊपर सवाल था। फिर कालकोठरी की घटना में कितनों को बंदी बनाया गया था? 146। कालकोठरी का लगभग आकार कितना था? तो 14 इंटू में 18, 14 इंटू में 18। कालकोठरी घटना बंद किए गए 116 लोगों से अगली सुबह कितने लोग जीवित बचे थे? तो 116 लोगों को क्या किया गया था? बंद किया गया था। कितना? सॉरी, 146। उसमें से कितना लोग बचा? तो मात्र 23 लोग बचा। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी इस कालकोठरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था और उसने घटना का विवरण दिया? तो बताए थे कि हॉलवेल जो है ब्लैक और ट्रेजिडी का विवरण देता है, ठीक है। उसके बाद जो है कालकोठरी घटना यानी कि ब्लैक और ट्रेजिडी ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की? तो कालकोठरी घटना ने किसकी युद्ध भूमि तैयार की? तो याद है, प्लासी का युद्ध का तैयार किया था, क्योंकि जो ब्लैक होल ट्रेजिडी है वो हुआ था 20 जून 1756 को हुआ था। उसके बाद जो अलीनगर की संधि है वह 1757 को हुआ था, 1757 को हुआ था। उसके बाद ही हुआ था आपको, ठीक है, अलीनगर की संधि तोड़ने के बाद ही हुआ था प्लासी का घटना। इस घटना का सबसे विस्तृत और प्रसिद्ध विवरण किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दिया गया था? स्वयं। तो याद है ना कि ये आपको याद रखेंगे कि जो कालकोठरी घटना है उसका विवरण देता है हॉलवेल। हॉलवेल ही अपना एक बुक लिखता है कि जेन्यून नेटिव, एक जेन्यून नेटिव नाम का बुक लिखता है, उसी में विवरण देता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे कि अंडर विच ब्रिटिश कंपनी गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर शाह आलम। तब बताए थे कि किसमें इन लोग को दीवानी राइट मिला था? बताओ, दीवानी राइट पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, अलीनगर से कौन सा राइट मिला था? तो कर मुक्त व्यापार करना। दीवानी राइट किससे मिलेगा? तो 1765 में मिलेगा, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। किसने आर्कोट का हीरो जाना जाता था? आपको पता होना चाहिए, जो क्लाइव है 1751 में, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है उसके दौरान, मैसूर युद्ध नहीं, कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध है, तो उसके दौरान ये घेरा डाला था। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और किस नवाब के बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव और किस नवाब के बीच में युद्ध में लड़ा गया था? तो याद रखें, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ देखो, भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो बताया था, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध क्लाइव और किस नवाब के बीच में लड़ा गया? बहुत बार पूछा गया, सिराजुद्दौला। उसके बाद यहाँ पे देखो, किसके हेवन बोर्न जनरल किसको बोला जाता है? तो क्लाइव को बोला जाता है। कौन बोला था? विलियम पिट बोला। कैसे याद रखेंगे? तो पिट इसको स्वर्ग से आया है, ये पिट इसको स्वर्ग से आया है ये। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किसके साथ इलाहाबाद की संधि की थी? इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? तो इलाहाबाद की संधि की थी दो आदमी के साथ। एक तो वो सिराजुद्दौला भाग गया था, एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, इसके साथ किया था, ठीक है ना, सुजाउद्दौला के साथ, ठीक है ना। इसके साथ इन लोग को क्या हुआ कि कर वसूलने का अधिकार मिल गया, करा और इलाहाबाद भी मिल गया। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य किसको सौंपा था? ये एनसीईआरटी का सवाल है। जेम्स रेनल नाम के एक आदमी थे, उनको सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किन वस्तुओं के व्यापार पर एक अधिकार के लिए किया था? सबसे पहले तो याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है कहाँ पे? सोसाइटी ऑफ ट्रेड से। किस में आता है? सोसाइटी ऑफ ट्रेड से। कब स्थापना किया? तो 1765। कैसे याद रखेंगे? तो काम
पैंसठ। कैसे याद रखेंगे? काम 65। कैसे याद रखेंगे? काम 65। जो सोसाइटी ऑफ ट्रेड है, तो इसमें क्या किया गया था कि जो नमक है, क्या है? नमक है, सुपारी है, तंबाकू है, इससे जो पैसा आ रहा था, इससे जो पैसा आ रहा था वह, और उससे जो पैसा आ रहा था उसको अपने जो पर्सनल खर्चा होता है ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसके लिए रख लिया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, उसके लिए रख लिया था। तो कैसे याद रखेंगे कि 1765 में ही किया था? तो याद रखेंगे, यहाँ पे ट्रिक है कि 1765 में जब बक्सर का युद्ध जीता ना अंग्रेज, तो उसके बाद जो है व्यापार के लिए और फरफराने लगा। तो उससे जो पैसा आया नमक सुपारी तंबाकू से, उससे जो पैसा आएगा उसका क्या करेगा? जो कम वेतन मिलता था सैनिकों को, उसका भरपाई करेगा। अब इसी के लिए था सोसाइटी ऑफ ट्रेड, इसी तीनों मटेरियल के लिए था। ये चीज़ कैसे याद रखेंगे? तो इसका ट्रिक है सुनता। क्या है? सुनता। सु मतलब क्या है? सुपारी। न मतलब क्या है? नमक। ता मतलब क्या है? तंबाकू। रॉबर्ट क्लाइव ने 1743 में अपने कैरियर की शुरुआत किस पद से की थी? तो अपने कैरियर की शुरुआत वो क्लर्क पोस्ट से किया था। अब ये भी पूछा हुआ तैयारी में कि क्लाइव कब भारत आया था? तो क्लाइव भारत आया था 42 या 43 में। कैसे याद रखेंगे? तो बेमिसाल तरीके से ताली बजाकर क्लाइव आया। बेमिसाल तरीके से ताली बजा के क्लाइव आया। अब यहाँ देखो, हाँ, तो ये याद आएगा आपको कि रॉबर्ट क्लाइव कब आया था भारत में? 1743 में आया था, ठीक है। उसके बाद है, क्या रॉबर्ट क्लाइव 1772 में ब्रिटिश संसद द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया था? तो देखो, बिल्कुल, जो 1772 है ना, ये द्वैत शासन के अंत का समय है। तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन इसमें इनको दोषी नहीं ठहराया गया था। जो दोषी बोलना ये नहीं ठहराया गया था। अब बताओ, इतना क्लाइव जो है अच्छा काम किया अंग्रेज के लिए, तो इसको दोषी मान लिया जाएगा? नहीं, दोषी की जगह इसको उल्टा क्या किया गया? उपाधि दे दिया गया, महान सराहनीय कार्य का, ठीक है। उसके बाद जो है, पलासी की जीत के बाद जो मीर जाफ़र है, वो मीर जाफ़र क्या है? इससे वादा किया था क्लाइव से कि सिराजुद्दौला की जगह आप हमको बना दीजिएगा ना, तो हम आपको पैसा देंगे। तो कितने मूल जागीर पुरस्कार का स्वरूप फिक्स था? तो 30,000 का। कैसे याद रखेंगे? तो 30 में अपना डील फिक्स किया, 30 में अपना डील फिक्स किया। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड से लौटने की किस पदवी के साथ सम्मानित किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को उपाधि मिला था बैरन क्लाइव ऑफ प्लासी। मुगल बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव को कौन सा सम्मानजनक उपाधि दिया था? तो मुगल बादशाह जो उपाधि दिए थे, साबत जंग का। क्या दिए थे? साबत जंग का उपाधि दिए थे। साबत जंग का मतलब होता है युद्ध में साहसी। क्लाइव ने अपने दूसरे कार्यकाल, क्लाइव का क्या है? दूसरा कार्यकाल। दूसरे कार्यकाल में क्या किया गया था? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों से कितनी राशि से अधिक उपहार या नजराना लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जो क्लाइव है अपने दूसरे कार्यकाल में भी आता है 1765 से 1767 के बीच। और आपको पता था कि क्लाइव जो है, जो प्राइवेट व्यापार है, एक तो उसको बंद कर दिया, दूसरा भ्रष्टाचार को बंद किया। क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट में जा रहा था, लॉस में, आप कर्मचारी प्रॉफिट में जा रहे थे, तब बोला कि मैक्सिमम भैया आप 1,000 रुपया तक का उपहार ले सकते हैं, इसके बाद हम आपको उपहार नहीं लेने देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्लाइव बोला, देख भाई, अगर तुम्हारा दौड़ा भत्ता बंद हुआ है, एक तो क्लाइव दौड़ा भत्ता बंद कर दिया था। आपको याद है कि जब सैनिक बाहर जाते थे तो उनको और भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता था, तो वो जो दोहरा भत्ता है उसको बंद कर दिया था। ऊपर से बोला कि आपको उपहार लेना है तो 1,000 रुपया तक ही उपहार लो। अब इसके बाद जो तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना, वो सोसाइटी ऑफ ट्रेड से मिलेगा। सोसाइटी ऑफ ट्रेड मतलब कि सुनाती, मतलब कि सुपारी, नारियल, तंबाकू, सबसे जो पैसा आएगा उससे मिलेगा, जिसके कारण तुमको भ्रष्टाचार का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बात सोचा उसके लिए। अब उसके बाद है
ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाने वाले रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो इसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी, बुढ़ापे के कारण प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, नहीं, ये आत्महत्या कर लिया था। क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था, नहीं, आत्महत्या ही थोड़ी करेगा। बुढ़ापे के कारण प्राकृतिक नेचुरल मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, ये बीमारी से मरा, क्योंकि कोर्ट तो इसको क्या कर दिया था, बड़ी कर दिया था, तो इसको क्या लगा, लोगों का बदुआ लग गया, इसी कारण। लेकिन जो वारेन हेस्टिंग है, इसके ऊपर जो कोर्ट है महाभियोग चलाया। जब महाभियोग चला 7 साल तक, तो वो परेशान हो गया, तो वो क्या किया, वो तंग आके आत्महत्या किया। तो ये क्या हुआ था, इसका नेचुरल हुआ था। और जो वारेन हेस्टिंग है, इसको महाभियोग चला, तो कोर्ट क्या कर लिया, परेशान हो गया, तंग आकर क्या कर लिया, आत्महत्या। 1757 में किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने डच शक्ति को भारत में अंतिम रूप से पराजा? तो याद रखेंगे, जो 1759 हुआ था, उसमें वांडीवास का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? नहीं, वांडीवास के युद्ध में तो किसी और को वास किया था। जो चिनसूरा का युद्ध, जिसको प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था 1757 में, तुरंत जो प्लासी के युद्ध के बाद पैसा आया, तो उससे बेदरा का युद्ध या फिर चिनसूरा का युद्ध बोलते हैं, वो आया। उसी में क्या किया, डच को हराया। क्या किया? उसी में ये डच को हराया। 1757 के किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने डच को हराया? तो 1759 मतलब कि प्लासी के बाद हुआ था ये बेदरा का युद्ध या फिर चिनसूरा का युद्ध, ठीक है। 1757 में कलकत्ता की पुनः प्राप्ति के लिए रॉबर्ट क्लाइव के साथ किस ब्रिटिश एडमिरल ने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो आपको पता है कि आ, आ, जब याद रखेंगे किसके नेतृत्व में किया कलकत्ता की पुनः प्राप्ति 1757 में अलीनगर संधि होने से पहले। तो याद करो, इसको कैसे याद हो सकता है? तो याद करो कि क्लाइव का साथ प्लासी के युद्ध में कौन दिया था, क्लाइव का साथ प्लासी के युद्ध में कौन दिया था? तो क्लाइव का साथ प्लासी के युद्ध में दिया था वाटसन। कौन दिया था? एडमिरल चार्ल्स वाटसन, एडमिरल चार्ल्स वाटसन। 1773 में ब्रिटिश संसद ने किस मुख्य कारण से रॉबर्ट क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोप में बरी करने का निर्णय लिया? तो आप बताए थे कि इसमें क्या हुआ था, वो देश का महान काम किया था, इसी कारण जो जज है वो बरी कर दिया क्लाइव को, ठीक है। फिलहाल ये वाला याद तुमको याद रखना है। क्लाइव के साथ कौन दिया प्लासी में? वाटसन दिया ही था ना, इसको सर्च मारते हैं तो ये हुआ, ठीक है, वाटसन ही था। अब यहाँ पे है कि 1773 में जो ब्रिटिश संसद ने किस मुख्य कारण से रॉबर्ट क्लाइव के भ्रष्टाचार के आरोप को बड़ा, तो बताए थे सबूत का अभाव था, ठीक है, बोला सबूत का अभाव है। उसके बाद है कि जो क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या है, क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दी गई 700 रुपये मूल्यवान तलवार को लेने से क्यों मना कर दिया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या किया, क्लाइव को 700 रुपये का तलवार दे, लेकिन इसको मना करने से क्यों अति कर दिया? कि बोला कि जब तक मेजर लॉरेंस को भी वैसा सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक मेजर लॉरेंस है उनको भी वैसा सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक क्या कर देंगे, उसे लेने से इनकार कर देंगे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1762 में दी गई बैरल ऑफ प्रासी की पदवी किस देश से पीरेज के अंतर्गत पाया? तो आयरिश पीरेज के अंदर। कंपनी के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने और निजी व्यापार को विनियमित करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किस विशेष संगठन की स्थापना की? तो बताए थे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड का स्थापना किया 1765 में। तो क्या है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड का स्थापना हुई 1762 में। इसमें किससे पैसा आता था? सुनाती से, मतलब सुपारी, ना मतलब नमक, ता मतलब
तंबाकू, इन तीनों से जो पैसा आता था वो तीनों पैसा को क्या किया गया, सेना को वेतन भरपाई के लिए दिया गया। ठीक है। उसके बाद है क्लाइव के दूसरे गवर्नर काल। क्लाइव का क्या था, दूसरा गवर्नर कार्यकाल था 1765 से 1767, मतलब 2 साल के। इस दौरान भी क्या हुआ था, श्वेत विद्रोह हुआ था भारत में। सबसे पहला श्वेत विद्रोह इसी के समय हुआ था। उनके किस सैन्य भत्ते का बंद या कम करने के निर्णय के कारण हुआ। तो क्या था कि पहला जो श्वेत विद्रोह था ना, वो दोहरी भत्ता बंद करने के कारण हुआ था। जो सेना को जो डबल वेतन मिलता था, एक तो जब आप फील्ड में है तब तो मिल रहा है युद्ध में, एक जब आप बंगाल से बाहर युद्ध करने जा रहे हैं, मतलब कि फील्ड से बाहर जा रहे हैं, किसी स्टेडियम में जा रहे हैं युद्ध करने, बंगाल से बाहर जा रहे हैं, तब भी आपको मिलता था। तो ये वाला वेतन बंद करवा दिया, बोला एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको कमी से। जब रॉबर्ट क्लाइव अंतिम रूप से ब्रिटेन लौटे तो उन्हें ब्रिटिश संसद की जांच का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। इसका मुख्य कारण क्या था, तो यही भ्रष्टाचार और जो रिश्वतखोरी माध्यम से क्या हो गया था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने वाले संस्थापकों में से एक थे, भारत कब आए थे, तो यही तैयारी में पूछा था। अगर 42 नहीं दिया है, 42 में बेमिसाल एंट्री नहीं दिया है, तो क्या मारेंगे, 1743। तो 43 में ताली बजाओ, बेमिसाल एंट्री हुआ क्लाइव का। अब यहाँ पे देखो, क्लाइव ने 18 वर्ष में क्या है, क्लाइव ने 18 वर्ष की आयु में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास है। बिल्कुल ये सही है, 18 साल का ही था तभी एक क्लर्क के तौर पे इंग्लैंड से मद्रास आया। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स को नियुक्त किया। ये लाइन कितना इम्पोर्टेंट है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो कंपनी है भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स को नियुक्त करने लगे। ठीक है। फिर इसको यहाँ पे आइए, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की कौन सी दुखद घटना घटी। तो बताए थे 1774 में क्या हुआ था, वो इंग्लैंड में जाके क्या कर लिया था, हत्या नहीं किया था भाई, मृत्यु दंड दिए क्या, नहीं यार, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मानसिक और स्वास्थ्य के कारण आत्महत्या वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वो नहीं दिया कुछ तो प्राकृतिक मृत्यु ने दिया तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी, तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत क्लाइव ने की थी और समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। रॉबर्ट क्लाइव ने हमेशा के लिए भारत कब छोड़ा, 67 में बेसी थे क्या, हमेशा के लिए भारत छोड़ा, और पहली बार साथ छोड़ा 60 में। क्लाइव ने इलाहाबाद जो ट्रीटी हुआ था उसके बाद बंगाल को उपदीवन किसे बनाया, तो राजा खान। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना क्यों किया था, तो प्राइवेट ट्रेड था उसको नियमित करने के लिए, और जो ये जो था सुनाती, इस पे एक अधिकार करने के लिए। अभी यहाँ पे सैन्य सुधार के अंदर जो था, क्लाइव ने शांति काल में सैनिकों का जो मिलता था डबल भत्ता मिलता था, उसको कब बंद करवाया। तो ये इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है ये कि वाइट मिन्यूटी पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1766 में। कैसे करा था इस डेट को याद, कल लोगों ने दोहरी भत्ता है तो वाइट मिन्यूटी किया 1766। बजाता का नाम है, गाना बजाना। क्लाइव ने बंगाल की सेना को प्रभावी बनाने के लिए 3 प्रमुख केंद्रों या ब्रिगेड में विभाजित किया, उसमें कौन सा शामिल नहीं था, तो सेना देखता तो मुंगेर में, पटना में, इलाहाबाद में।
मद्रास MP, मुजफ्फरपुर प्रीमियर इंडियन, मुंगेर, पटना, इलाहाबाद। अब जो है क्लाइव ने बंगाल की सेना को प्रभावी बनाने के लिए तो बता ही दिया। क्लाइव के प्रशासनिक द्वैत शासन के दौरान बंगाल में बैंकल जो फेमाइन पड़ा वो कब था? 1770। द्वैत शासन प्रणाली के अंदर जो निजामत था इसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? निजामत का काम किसके पास था? तो नवाब के पास था। इसके लिए 53 लाख रुपया कंपनी दी थी। क्लाइव ने घायल और सेवानिवृत्त सैनिकों की सहायता के लिए लॉर्ड क्लाइव फंड का स्थापना किया था, जिसमें मुख्य राशि कहाँ से आता था? तो देखो क्लाइव यानी कि क्लाइव ने जो है फंड का भी स्थापना किया था। और जो इसका जो किस लिए? सेना के लिए। अच्छा, ये सारा सैन्य सुधार क्यों कर रहा था? कि वो भ्रष्टाचार रुक जाए और जो प्राइवेट ट्रेड है वो भी रुक जाए। तो मीर जाफर जिसे सौदा किया था उसी की वसीयत से हर बार 5 लाख रुपये छोड़े जाते थे इसमें। 1766 में जो व्हाइट इम्यूनिटी हुआ इसका 2 प्रमुख सैन्य शिविर कहाँ था? एक मुंगेर और इलाहाबाद था, MPI, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में ही व्हाइट विद्रोह हुआ 1766 में। अभी स्टेटमेंट बताना है कि क्लाइव ने दोहरा भत्ता केवल उन सैनिकों के लिए जारी रखा था जो बंगाल की सीमा के बाहर सक्रिय सेवा में थे। बिल्कुल, जो बंगाल के बाहर जो होते सक्रिय सेवा में थे उनके लिए किया गया था। नहीं ही जो बंगाल के बाहर नए नियमों के अनुसार शांति काल में बंगाल के भीतर सेवा देने का भत्ता आधार दिया गया था, जबकि बाहर सेवा देने के वाले कोई नहीं। लेकिन बंगाल के सिपाहियों को बोला कि तुमको दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। इतिहासकार KM पनिकर ने रॉबर्ट क्लाइव की इस जो काल है इसको क्या बोला? टाकुरा। अभी यहाँ पे फराइजी विद्रोह का नायक कौन है? तो ये तो हाजी शरीयतुल्लाह है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया रहा तो उसका पोता था दादू मियाँ, वो हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने यूरोपीय बलों के विघटन के कारण हुई अशांति के कारण क्या थी? तो श्वेत विद्रोह। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूरोपीय बलों के। ठीक है। अभी मध्य बोल रहा है। वेल्लोर तो हुआ था 1805 में, शुरुआत में हुआ था, और ये हो रहा है 1766 में हुआ था। ऐसा टाइम का पीरियड। किस वर्ष सरकार ने श्वेत विपक्ष इल्बर्ट विधेयक पेश करने का प्रयास हुआ, जिसने सरकार ने विधेयक को वापस लेने के लिए मजबूर किया? मतलब जो इल्बर्ट बिल है वो तो अंग्रेजों के खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके लिए क्या हुआ, और जो था यहाँ पे जुडिशियल मामला से जुड़ा हुआ था, तो इसको इल्बर्ट बिल को क्या बोला गया ब्रिटिशर्स कि तुम वापस लो। इसके कारण क्या हुआ? दूसरा व्हाइट इम्यूनिटी श्वेत विद्रोह हुआ। इल्बर्ट बिल हुआ कब तक? 1883। याद है INC की स्थापना से 2 साल पहले। ये भी BPSC में पूछा हुआ है ये डेट। अब यहाँ देखें 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ, और किससे संबंधित था? तो यूरोपीय न्यायाधीश द्वारा भारतीय मामलों की सुनवाई नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेनाओं का ब्रिटिश सेना में एकीकरण। अच्छा, ये 1859 वाला की बात बोल रहा है। 1859 में भी जो कैनिंग है इसके समय भी हुआ था श्वेत विद्रोह, तीसरा वाला। तो इसका कारण ये है। विवरण 1857 विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था और उसकी यूरोपीय रेजिमेंट के ब्रिटिश सेना में विलय किया जा रहा था। इसको लेकर सैनिकों में असंतोष था, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया।
मतलब जो यूरोपीय रेजिमेंट है उसका ब्रिटिश सेना में विलय किया जा रहा था। अब तो कोई तो विलय चाहेगा नहीं रेजिमेंट, इसी कारण 1859 में ये तीसरा श्वेत विद्रोह था। किसके समय हुआ? कैनिंग के समय। 1766 में देखें किसके समय हुआ? क्लाइव के समय। फिर से 1859 में किसके समय देखें? कैनिंग के समय हुआ। फिर से एक और भी था, याद नहीं आ रहा। इतिहास का प्रसिद्ध दूसरा श्वेत विद्रोह किस घटना का माना जाता है? तो जो दूसरा श्वेत विद्रोह था ये एल्बर्ट बिल के समय हुआ था, 1883 में हुआ था। ठीक है, एल्बर्ट अब यहाँ पर है 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, जो बहुत उदारवादी था। फिर यहाँ पे एल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए यूरोपीय समुदाय ने कौन सा संगठन बनाया? तो इसका विरोध करने के लिए यूरोपीय समुदाय ने बनाया था कौन सा? यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन का स्थापना किया गया था कि हम लोग डिफेंस करेंगे अपने आप को। एल्बर्ट बिल विवाद के बाद जो है सरकार ने जो श्वेत विद्रोह हुआ था उसके आगे झुकना पड़ा और बिल में क्या संशोधन करना पड़ा? तो इसमें यह संशोधन करना पड़ा कि जो यूरोपीय लोगों का मुकदमे का सुनवाई है उसके समय जूरी में यूरोपीय सदस्यों का बहुमत चुने जाने का अधिकार होगा। तो जो बेंच बढ़ेगा उसमें जो यूरोपीय सदस्य है उसमें बहुमत में रहेंगे। ठीक है, The intention allegation during the Ilbert Bill controversy 1883 served as an eye-opener for Indian nationalists because जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो आई ओपनर है। ठीक है ना? किस लिए? नेशनलिस्ट के लिए आई ओपनर क्या क्यों है? तो ये आंसर होगा ए। It showed that how political organization allegation could frustrate the government ill. The successor of European protest taught the Indian nationalist power of organized directly contributing the International Congress. जो पहला वाइट इम्यूनिटी हुआ था यूरोपियन सोल्जर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो अनहैप्पी थे अपने ट्रांसफ़र का जो जो हुआ था 1859 में। तो वो यूरोपियन रेजिमेंट का क्या हुआ था? क्राउन सर्विस में ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है ना? तो किस लिए हुआ था? एन एलिसमेंट ऑफ बोनस और चॉइस ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पर विच ऑफ दिस बेस्ट टर्म डिस्क्राइब एज 1883 प्रोटेस्ट कंपेयर टू द 1859 इवेंट। देखो 1883 में भी तुमको वाइट इम्यूनिटी हुआ और इसमें भी वाइट इम्यूनिटी हुआ। जो 1859 में वाइट इम्यूनिटी हुआ सबसे पहले 1883 में आता है तो एल्बर्ट बिल के खिलाफ हुआ था। ये पॉलिटिकल और सिविल एगिएशन था। लेकिन जो विद्रोह के दौरान हुआ 57 के विद्रोह के दौरान, तो ये सैन्य विद्रोह के दौरान हुआ था ना ये श्वेत विद्रोह। तो ये याद रखेंगे। अच्छा ये देखो, फिर ये पूछा कि जो वाइट इम्यूनिटी हुआ था 1883 में एल्बर्ट बिल को लेके, तो फिर फाइनली क्या कंप्रोमाइज़ हुआ इसमें? इसमें कंप्रोमाइज़ हुआ कि इसमें जो जजेस रहेंगे ये यूरोपियन रहेंगे एटलीस्ट 50%, यानी कि मेजोरिटी में, बहुमत में। अब ये AADU में आया था वाइट रिवॉल्यूशन के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर। तो इसको जो कंपेरिजन कर रहा हूँ वाइट इम्यूनिटी 1857 के इक्वल, भाई उसके इक्वल थोड़ी हो जाएगा, उससे तो नीचे ही रहेगा ये वाइट इम्यूनिटी ब्रिटिशर्स के लिए। और ये जो इंडियन सोल्जर के जो शिकायत है उसके कारण नहीं हुआ था। ठीक है, तो बहुत गलत है, ये हमेशा ब्रिटिश सोल्जर के कारण हो रहा था।